अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ज़राअत की तरक्की और बेहतर पैदावार के हसूल में टेक्नोलॉजी का किरदार क्या है और हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं या इसका फ़ायदा कितना उठाया जा रहा है, हम इसको कैपिटलाइज़ भी कर पाए हैं या नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो हमें करना क्या है, और पॉलिसी लेवल पर महकमा ज़राअत के इनिशिएटिव्स क्या हैं और आगे किस अंदाज़ में जो तवक्कुआत हैं आम ग्रोअर की वो क्या हैं। तो यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद साबिर साहब, जो डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी पीएचडी है, डॉक्टर आयशा हकीम साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड बाक़िर एहसन साहब, जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं और एग्रीकल्चर इश्यूज़ पे उनकी गहरी नज़र रहती है और हम उन्हें अक्सर बुलाते भी रहते हैं। तो मैं पहले शहजाद साबिर साहब से की तरफ आऊँगा। मैं चाहूँगा कि शहजाद साहब से अगर ये बता सकें कि आपका काम ज़ाहिर है कि फ़ील्ड में ग्रोअर्स को, फार्मर्स को गाइडलाइन देना होता है हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से, और नई से नई चीज़ों के बारे में भी आगाह करना होता है। आप क्या समझते हैं कि हमारा आम फार्मर आपकी जो रहनुमाई में ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ नई चीज़ें हो रही हैं? स्मार्टफोन तो एक सबसे बड़ी एक चीज़ आ गई है, व्हाट्सएप आ गई, ये भी उसी का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इससे आगे क्या देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि महकमा ज़राअत क्या कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वानी साहब शुक्रिया। एक तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारे पास जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें हमारे पास एक डेटाबेस डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास किसानों का डेटाबेस हो, हमारे पास सॉइल का, क्रॉप्स का डेटाबेस हमारे पास हो। तो इसी सिलसिले में जो इनिशियली हमने काम शुरू कर दिया, उसमें हमने सॉइल के डेटाबेस तो डेवलप कर लिए और हमारे पास आलमोस्ट जो 5.2 मिलियन फार्मिंग फैमिलीज़ हैं, उसका जो हमारे पास डाटा अब तक आ चुका है वो आलमोस्ट 3.4 मिलियन फार्मिंग फैमिलीज़ का डाटा आ चुका है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो डाटा गैदरिंग शुरू की थी वो आज से 5 साल पहले शुरू की थी, और उसमें हर 10 पंजाब के पूरे एरिया में हर 10 एकड़ के बाद सॉइल सैंपल लिए गए, सॉइल एनालिसिस किए गए, और सॉइल एनालिसिस की फिर उसकी फार्म मार्किंग की गई, फार्म बाउंड्री मार्किंग की गई, ताकि उस 10 एकड़ के स्पेसिफिक स्पीयर में अगर कोई सॉइल के रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या रिकमेंडेशन देनी है तो उसको ऑनलाइन डाटा ऑनलाइन की सहूलत दी गई कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर या लोकल ऑफिसर है उसकी एक्सेस में ला के उसके मुताबिक जो सॉइल एनालिसिस का डाटा फीड हुआ उसके मुताबिक फिर उसको जो है ना रिकमेंडेशन दे। सो डिजिटल चीज़ों का हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। उसमें एक तो ये है कि सारे फार्मर्स का डाटा बैंक, फिर फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद हमें ये पता चला कि हमारे पास फार्म लैंड होल्डिंग कितनी है, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 3 एकड़ के, 5 एकड़ के, 10 एकड़ के, और बड़े लैंड फार्मर्स जो हैं वो उनकी तादाद क्या है। उसी के मुताबिक फिर गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। जब उन्होंने कोई डिसीजन करना है, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उस स्लैब को मद्देनज़र रख के फिर वो डिसीजन मेकिंग करती। एक तो ये हो गया कि एक ब्रॉडर फॉर्म में। अब जब हम डेटाबेस की डेवलपमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब फिर उसमें फार्म लेवल पे इंटरवेंशंस आ जाती हैं। जैसे फार्म लेवल के ऊपर दुनिया कर रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। दुनिया क्या करी इसके ऊपर आते हैं, जो आपने बात की, इसके ऊपर भी और डिटेल बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब मैं डॉक्टर आयशा हकीम साहबा से, क्योंकि रेलिवेंट आपने बात छेड़ दी है, तो मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ कि आईटी और एग्रीकल्चर का लिंक आप कैसे देखती हैं, आपके नज़दीक क्या है, ताकि फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इसमें आपका सवाल, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, लाइक बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एग्जैक्टली, और बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट और मेरी स्पेशलाइजेशन एआई एंड ऑल दैट, तो व्हाट एम आई डूइंग इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो एग्रीकल्चर लाइक आईटी है क्या? एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली द टेक्नोलॉजी फॉर डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो आईटी का तो रोल हर जगह है,
सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, हेल्थ में भी है, मार्केटिंग में भी है, एवरीवेयर IT इज़ देयर। सो एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वी नो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, राइट, इट्स इंक्रीजिंग, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है इट्स ऑल्सो कमिंग अप, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो क्रॉप यील्ड है इट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है जो हमारे सामने आता है। और अभी जो रिसेंटली जो कोविड की वजह से भी हमने देखा कि लेबर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आई मीन वी डोंट फाइंड लेबर टू डू वर्क इन द फील्ड्स। तो इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए, तमाम इश्यूज़ को देखते हुए, यानी लाजमी हो गया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT और ICT की और भी डिफरेंट ब्रांचेस को इंक्लूड करें अपने एग्रीकल्चर में, टू इंक्रीज़ द यील्ड, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। और अपने अब आप खुद देखें, लाइक अगर एक बहुत बड़ा एक फार्म है एंड वी नीड सेवरल लेबर्स टू वर्क ऑन डैट। अगर हमारे फार्म पे कोई इंसेक्ट का अटैक आ जाता है या कोई डिज़ीज़ हमारे फार्म पे आ जाती है, तो नाउ डेज़ लाइक नॉर्मली हम क्या करते हैं पाकिस्तान में, मैनुअली हम जाते हैं अपने फार्म में, देखते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है या कौन सा पेस्ट हमारे फार्म पे अटैक हुआ है। तो हम AI के थ्रू, जैसे कि अभी पहले भी बात हो रही थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वी कैन, हम फार्मर्स को डायरेक्टली ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स, ऑन थ्रू SMS और टेक्स्ट मैसेजेस हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके फार्म पे कौन से इंसेक्ट ने, स्पेसिफिकली कौन से इंसेक्ट ने अटैक किया है और आपके फार्म पे कौन सी डिज़ीज़ ने अटैक किया है। इसके अलावा हम लोकलाइज्ड वेदर स्टेशन पे भी काम कर रहे हैं कि हमारे लाइक अभी जो हमें एक वेदर इंफॉर्मेशन मिलती है वो कि मुल्तान के गिरदोनवा में बारिश का इम्कान एंड ऑल डैट, तो एग्जैक्टली ऑन डैट पर्टिकुलर लोकेशन फार्मर को नहीं पता होता कि उसके अपने फील्ड के एरिया में वेदर की क्या कंडीशन होगी। सो वी नीड द लोकलाइज्ड वेदर फार्म्स, वेदर स्टेशंस। सो हम इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में under the leadership of Dr. Asif Ali, alhamdulillah we have developed the smart traps which are about monitoring and surveillance of flying insect pests, and we have developed AirSense which is a air quality monitoring station जो कि localized और low cost हैं ये तमाम जो भी devices हैं, because अगर हम देखें बाहर की दुनिया में तो these things are अवेलेबल, लेकिन एक तो ये कि वो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिहाज से सूटेबल नहीं होती और दूसरा उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है कि आम फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद है कि हम लो कॉस्ट डिवाइसेस अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करें। सही। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ट्रैप्स की, एयर सेंसर्स की, लोकल वेदर स्टेशंस की, ये आपकी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम कर रही है। आप समझती हैं कि प्रैक्टिकली कब तक ये सारी चीज़ें आप हेल्प करने की पोजीशन में होंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को, आम फार्मर को फ़ायदा उठा सकेगा? जी एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्मार्ट ट्रैप्स इज़ इन फील्ड टेस्टिंग और अभी हमने उसको अपने फार्म्स पे लगाया हुआ है टू गेट द डाटा, और इसकी टेस्टिंग अब फाइनल स्टेजेस पे है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है देन इट वुड बी अवेलेबल टू द लोकल फार्मर्स। जी, डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड बकर अहसन साहब, सर आप क्या समझते हैं एज अ फार्मर? जो बात मैंने इसलिए पहले इसलिए की कि महकमा ज़राअत क्या देख रहा है, डॉक्टर साहबा ने भी तफसील बता, आम आदमी, आम फार्मर, दरमियाने दर्जे का जो है और आम काश्तकार, वो इन सिवाय स्मार्टफोन और उससे रिलेटेड सहूलत के अलावा भी कुछ कर पा रहा है, फ़ायदा उठा पा रहा है या नहीं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक एक किसान की हैसियत से प्रैक्टिकली जो मेरे फॉर्म पर हो रहा है और जो कुछ इन हजरात ने कहा है उसमें भी बहुत फासला है। बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी में और ज़राअत के महकमों में इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं या इनकी तरफ से जब सर्विसेज आती हैं वो बहुत स्लो है, ये हकीकत है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कन्वेंशन में किसानों के जो फूड सिक्योरिटी के कन्वेंशन हो रहा था, उसके अंदर अब आप ये देख लें कि जो किसानों की बात करने की थी कि भाई 5 या 6 जो बड़े ग्रुप वहाँ आए हुए थे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनको नहीं उनके ख्यालात को नहीं सुना। देखिए
अगर आपने सिंसियरली कोई काम करना है ना, अभी अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी पे एक बंद कमरे में या असेंबली हॉल में एक डिस्कशन हुई है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस वालों ने, आर्मी चीफ ने तमाम मेंबरान को बताया है। उसके अंदर टाइम की पाबंदी नहीं होती। वो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि जितनी देर तक जो बंदा दिल से बात कर सकता है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन जब ये एग्रीकल्चर के कन्वेंशन होते हैं या किसी चीज़ के भी एक कन्वेंशन हो रहे हों, वहाँ पर जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, स्टाफ अफसर हैं, उन्होंने उसको टाइम फ्रेम में रखा होता है। तो जिनके ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, जैसे मैं किसान हूँ, मेरी बात ही ना सुनी जाए, आप उसके ऊपर एक वो कर दें, शो शा कर दें, प्रोग्राम कर दें, फोटो खींच जाएं, उससे चीज़ पूरी नहीं होती, मेरे जज्बात कन्वे नहीं होते। तो अभी भी हालांकि इतना बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी का, लेकिन जो कन्वेंशन हुआ उसके अंदर किसानों से माजरत कर ली गई कि मैं इनको अलहदा बुलाऊंगा। इसमें यह होना चाहिए कि जब आपने ज़राअत को छेड़ा है, जो आपकी बैकबोन है, उसके ऊपर पूरा टाइम दें, उसमें टाइम की लिमिटेशन ना हो। वहाँ पर ज़रा ब्यूरोक्रेसी या स्टाफ अफसर या कोऑर्डिनेटर जो है वो पूरा दिन इसके ऊपर मुहित कर दें कि लेट्स सी कि लोग क्या क्या कहते हैं, बात ही नहीं पहुँचती। अगर ये चीज़ हमारे 2-3 फील्ड्स के अंदर आ जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने दिल की बातें कर सकते हैं। लोग जो काम करने वाले हैं या जिन्होंने साइंस अप्लाई करनी है या जो टेक्नोलॉजी देनी है, वो किसान बताएगा। अब जिस तरह ये कह रहे हैं इनके महकमों तक तो ठीक है, लेकिन जब मेरे प्रैक्टिकली ऑन मेरे ग्राउंड पर क्या आता है, कभी कभी चक्कर लगता है, फसलों का चक्कर लगा के चले जाते हैं। अब डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम जोनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने, मेरी ज़मीन का सैंपल अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया। वेदर के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ, जो ख़बरनामा आता है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे किसान को अगर एक हेल्पलाइन जैसे 15 है इमरजेंसी में, इसी तरह एग्रीकल्चर की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेल्पलाइन हो, तो वो बंदा रिंग करके पूछ ले कि जी अगले 24 घंटे में क्या है, इसमें कौन सी मुश्किल सील है, सब चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑन ग्राउंड। तो ये बिस्मिल्लाह अगर करनी है तो इससे करें कि जिससे किसान को एक चीज़ मिले, दूसरा सॉइल टेस्टिंग हो जाए, और वो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सैंपल लूँ, मेरे पास तो ना वो हथियार हैं ना वो औजार हैं कि जिससे मैं सॉइल की वो लेके और वो जाऊँ और वहाँ जाके इंतज़ार करूँ। नो, इनका काम है कि ये मेरे फॉर्म पर आएँ, मुझे टेक्नोलॉजी से आगाह करें। अभी तक जो अभी तक मेरे पिछले 20-25 साल से जो मैं टेक्नोलॉजी, सिर्फ 2 चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक ड्रिप इरिगेशन के लिए लोग आते हैं और एक सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए, उसमें कहते हैं कि जी सब्सिडी है। लेकिन मैंने उनसे कई दफ़ा कहा कि यार अगर आपने ये 2 चीज़ें लगानी है तो मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए मुझे फेंसिंग चाहिए। मैं ड्रिप इरिगेशन लगा दूं, किसी के साथ वाले के जानवर खुल जाएं, वो सारी ड्रिप इरिगेशन की जितनी भी पाइपलाइन बिछी हुई है उसको तोड़ते दें। उसके लिए जो भी चीज़ करना है, चाहे वो एनिमल के लिए है, चाहे क्रॉप के लिए है या किसी चीज़ के लिए, फेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अभी तक अनपढ़ हैं, हमारी तालीम इतनी अच्छी नहीं है, लोग समझते नहीं है कि यार इसमें मैंने कितना पैसा खर्च किया हुआ है, इसको मैंने कैसे महफूज करना है। जो चरवाहा है, जो अपनी भेड़ बकरियाँ जानवर लेके जा रहा है, वो तो बेकाबू है। सही। अच्छा, आप जो हम बात कर रहे हैं IT से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपने एक जनरल सा मसला भी बयान किया और आपने सिर्फ कहा कि अभी तक अगर टेक्नोलॉजी में है तो मैं तो सिर्फ 2 चीज़ों से अब तक कांटेक्ट में आया हूँ, एक है ड्रिप और एक है सोलर, और इसके अलावा क्या है इसके ऊपर बात जारी है। और इस पर हम नाज़रीन लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि अमलन ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या है और इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है इस इलाके में, इस पर बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि ज़राअत की तरक्की और बेहतर पैदावार के हसूल में टेक्नोलॉजी का किरदार क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किरदार क्या हो सकता है। और इस पर ब्रेक पे जाने से पहले जो बातें हुई, अगर हम वापस दोबारा आएँ शहजाद साहब, अगर हम आपसे बात करें कि जितनी तेज़ी से जो ब्रेक पे जाने से पहले जिस अंदाज़ में गिला किया कर्नल साहब ने कि उस तरीके से आम फार्मर तक अप्रोच नहीं हो रही और आम फार्मर तक वो फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, सिवाय इसके कि आप सोलर पैनल लगा लेते हैं और आप ड्रिप इरीगेशन की तरफ चले जाते हैं, तो आम आदमी कब ये सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो तो हम मैडम से सवाल करेंगे, लेकिन आपसे पहले कर लेते हैं कि महकमा ज़राअत पॉलिसी लेवल पर कोई एग्रेसिवली चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा? जी देखें, कर्नल साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोलर इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद
उसके बाद ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल हो गई। अब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब आएगा, यानी ये सेंसर्स कब उसमें लगेंगे कि सेंसर्स बेस्ड वो सारा ऑपरेटिव सिस्टम डेवलप हो जाए कि सॉइल में पानी की कमी पानी इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड वक्त कौन सा है। अब वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है सर। उस इंटीग्रेशन से ये पता चलेगा कि सॉइल में सेंसर लगा हुआ है और क्रॉप कौन सी है, क्रॉप के मुताबिक उसमें डाटा फीड हुआ है और वो डाटा ऑपरेशनल मैकेनिज्म को ये बताएगा कि अब सॉइल में मॉइस्चर 30% रह गई है और इस सॉइल को पानी की ज़रूरत है। सो इन दोनों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी जब इंटीग्रेट होगी तो फिर ये सारा मैकेनिज्म जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो ये इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का, आईटी की टेक्नोलॉजी या आईसीटी की। अब वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कब होती है, ये हमारे रिसर्च के इदारे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं या एकेडेमिया या यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई रिसर्च हो रही है, जैसे ही ये चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी होगी, ये फार्मर बेस्ड होगी कि कौन कौन से फार्मर्स इसको जो इनोवेटर्स होंगे वो इसको अडॉप्ट करेंगे। अब उसके बाद फॉलोअर्स फिर इसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें एक बाकायदा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा और अदारे जो इसको ऊपर काम कर रहे हैं उनको बड़ी स्पीड के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने ज़्यादा जोर दिया अपनी इस गुफ्तगू में कि इंटीग्रेशन कैसे हो, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर का आपने इंटीग्रेट कैसे करना है और कब ये सोफिस्टिकेशन आ रही है। तो डॉक्टर आयशा हकीम साहब, आप क्या कहती हैं कि जो बात कर्नल साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले की है, अब शहजाद साबिर साहब की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब, कब तक आप समझते हैं कि हम लोग इस तरफ चले जाएंगे? हम तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है, फ़र्ज़ किया ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, आपने ख़ुद बात की, आपने मेंशन किया, उसमें इस वक्त किन चीज़ों पे ज़्यादा काम है, तजर्बे कौन से हो रहे हैं जो फ्यूचर में इस इलाके के ग्रोअर को फ़ायदा दे सकें? जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसमें ज़रूरी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ रिसर्च में अपना किरदार निभा रही है, बल्कि आई वुड से कि एक्सटेंशन के फार्मिंग जो एक्सटेंशन है उसमें भी अपना बहुत ज़्यादा रोल निभा रही है। बिकॉज अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑन ग्राउंड क्या पहुंच रहा है, तो उसमें अभी मैं अपने एक प्रोजेक्ट का जिक्र करती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपने जो इंटर्नशिप पे बच्चे हायर किए एंड दे गो टू द फार्म, और वो जो आम फार्मर है उसके साथ मिल के, और उन्होंने लाइक दे आर ट्रेंड फेलोज़, और वो बच्चे ऑन फार्म ऑन ग्राउंड गए और उन्होंने फार्मर्स को गाइड किया। और एवरी 15 स्टूडेंट्स दे हैव 1 सुपरवाइज़र। तो वो ऑन ग्राउंड भी वहाँ पे वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अपना, और दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द लो प्रोड्यूसिंग तहसील्स ऑफ पाकिस्तान, 4 लो प्रोड्यूसिंग तहसील्स। और जहाँ तक रिसर्च की बात है तो हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त अगर मैं अपनी बात करूँ तो वी आर वर्किंग ऑन स्मार्ट ट्रैप्स। स्मार्ट ट्रैप्स इट्स एक्चुअली IoT और AI बेस्ड सिस्टम है, एक डिवाइस है जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट पेस्ट की मॉनिटरिंग के लिए हमने डेवलप किया है, और ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है, बल्कि इसकी फील्ड टेस्टिंग पे अब हम काम कर रहे हैं। ये कॉटन के लिए है? नहीं, ये सब ये तमाम फ्लाइंग इंसेक्ट पेस्ट्स के लिए है। अच्छा, यानी जो उड़ने वाले इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक। जिसमें फ्रूट फ्लाइज भी शामिल है, इसमें बॉल वर्म जो एडल्ट है वो भी शामिल है, उसमें वाइट फ्लाइज भी हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसका थोड़ी सी अगर मैं वर्किंग आपको बताऊँ, ये बहुत आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना कंपैरेटिवली, बिकॉज फार्मर्स पहले ही ट्रैप्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब उन ट्रैप्स को हमने थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे हम ले गए। उसमें हमने आम ट्रैप्स में एक ऊपर एक स्मार्ट बॉक्स ऐड कर दिया है, और उस स्मार्ट बॉक्स में हमने डाला है अपने माइक्रो कंट्रोलर्स, अपने मोशन सेंसर, इमेज सेंसर, अपने GPS जो कि लोकेशन को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा हमारे पास उसके सोलर पावर्ड है ये, और वो आप अपने फार्म्स पे लगाते हैं, अपने ट्रीज़ पे या अपने कॉटन पे के फार्म्स पे। जैसे ही कोई इंसेक्ट, हम उसके अंदर वही फेरामोन यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली ट्रैप्स में यूज़ किया जाता है। जैसे ही आपका इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, तो हमारा मोशन सेंसर उसकी मोशन को कैप्चर करता है एंड द इमेज टेक द इमेज एंड इट सेंड इट टू द सर्वर। और सर्वर पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है जो कि काम कर रहा है, इट आइडेंटिफाइज़ कि कौन सी स्पीशी है और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी स्पीशी वी हैव फाउंड इट। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फार्मर को डायरेक्टली अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके फार्म के कौन से कोने पे कौन सी पेस्ट का अटैक हुआ है, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द मैनुअल सिस्टम्स, कि आपको पूरे फार्म पे आपको रियल टाइम डाटा मिल रहा है।
राइट। सो एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो हम अभी क्या होता है कि पूरे के पूरे फार्म पे कवर स्प्रे कर दिया जाता है। जैसे ही कोई भी उनको पता चलता है कि जी फ्रूट फ्लाई है या बॉल वॉर्म है व्हाटएवर, तो उस पर वो कवर स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी फ्रूट की क्वालिटी पे, क्रॉप की क्वालिटी पे भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे, जो कि आजकल क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा इशू है, उस पर भी, और ह्यूमन हेल्थ पे भी इवन बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारा ट्रैप क्या करता है कि वी हैव इंस्टॉल्ड द ट्रैप्स एट डिफरेंट पोजीशंस, और हमारे ट्रैप अगर एक राइट साइड पे लेट्स से कोई एक ट्रैप में फ्रूट फ्लाई आइडेंटिफाई हुई है लेकिन लेफ़्ट वाले में नहीं हुई, तो वी विल जस्ट टेल द फार्मर कि इस लोकेशन, इस प्रिसाइज लोकेशन पे आपने स्प्रे करना है, पूरे फार्म पे नहीं करना। इसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर एक पॉइंट पे आइडेंटिफाई हुई हैं, डिटेक्ट हुई हैं फ्रूट फ्लाई, लेकिन दूसरे पॉइंट पे नहीं हुई, तो देयर माइट बी सम मैनेजमेंट इश्यूज़ के वहाँ के जो लेबर्स हैं, मे बी उन्होंने जो पके हुए आम गिरे हैं उनको दबाया नहीं ज़मीन में या उसको क्लीन नहीं किया, तो मे बी एट दैट पोजीशन द लेबर्स आर नॉट वर्किंग, या वहाँ पे कोई इस तरह का मैनेजमेंट का इशू भी हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और ये बहुत जल्दी फार्मर्स तक पहुँच जाएगा, बहुत जल्दी फार्मर तक पहुँच जाएगा। कर्नल साहब, आपसे मुतल्लिका उन्होंने आपने जो सवाल उठाए उसका एक जवाब भी आपको मिल गया, और एक ऑप्शन भी कि जी किन चीज़ों पे काम हो रहा है। ख़ास तौर पे आपने ब्रेक पे जाने से पहले टैप्स की बात की, तो इन्होंने अब स्मार्ट टैप्स की बात की है कि इनका ये तजर्बा है, जो इनकी रिसर्च है वो अपनी आखिरी स्टेज पर है। और तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से डायरेक्टली फार्मर भी, बजाय कि वो कर रहा हो, आप हुकूमत की तरफ हर चीज़ देख रहे हो, तो ख़ुद फार्मर भी देख रहा होता है, चीज़ें नज़र रख रहा होता है कौन सी चीज़ कहाँ होने जा रही है, क्या हो रहा है, कहाँ से वो फ़ायदा उठा सकता है। ये जो मैंने ट्रैप लगाए हैं, ये इन्हीं की एडवाइस पे लगाए हैं। यहाँ सेंट्रल कॉटन रिसर्च में डॉक्टर जाहिद से मशवरा करके लगाए हैं, और इसकी जो मैंने लगाए हैं उसमें जो मेरे गिरदो नवा के फार्मर्स हैं वो आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स पुटअप की हैं, और उन्होंने मेरे ट्रैप्स के अंदर वाइट फ्लाई और पिंक के वो जो परवाने हैं वो कहीं कहीं का दुक्का नज़र आए हैं। तो अभी मेरे लगाने की वजह से गिरदो नवा में लोग उसके लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, नंबर एक। अब जो सवाल इस वक्त मौजूदा है कि जी अगर आप देखें तो सिंध में, मेलसी में, भावल नगर में, और एक और शहर है चीचावतनी में, इस जगह पर कपास बहुत अच्छी हो रही है। वाइट फ्लाई क्यों नहीं आई, ये देखने की चीज़ है। क्या चीज़ थी जिसने वाइट फ्लाई को ख़त्म किया, या उसकी मिकदार या उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं आई। इसी तरह गुलाबी सुंडी है, उसका भी पता करना चाहिए कि भाई सिंध में या इन एरियाज़ में क्यों नहीं आई। कहीं एक दो जगह शिकायत मिली है, लेकिन क्यों मिली है ये सोचने की बात है, ये रिसर्च करने की बात है। और जो इतनी बड़ी मिकदार में नहीं आई, आप देखें सिंध में पिछले 3-4 साल से बनाना क्रॉप बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी वाइट फ्लाई की वजह से। आज जो सिंध में कपास पैदा हो रही है वो 37.5 मन फुट्टी में से 14.5 पौने 15 मन रुई किलो वो निकल रही है रुई। ये पिछले 5-6 साल से इतनी आती नहीं थी, पूरे एक मन में तकरीबन 10, 11 या 12 मन किलो आती थी। इस दफ़ा वो पौने 15 किलो तक पहुंच गई है 37.5 फुट्टी में से। ये चीज़ देखने की है कि भाई अगर आइंदा हमें थ्रेट आए तो ये इनका रिसर्चर्स का काम है कि इस चीज़ को देखें कि ये वो क्या नाम है, ये कौन सी वेदर चेंज आई है या कौन सा रिएक्शन हुआ है सॉइल में कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी थ्रेट नहीं आई। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि नहर का पानी जब हम लगाते हैं तो अगला पानी जो आता है ना, वो जो ज़रूरत पड़ती है क्रॉप को, वो 12 से 13 या 14 दिन के बाद लगाना ज़रूरत पड़ती है। अब ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं तो 7वें दिन, ये भी एक उसमें वो सिल्ट आती है, उसमें वो थोड़ा सा वो और भी निमकियात होती हैं। ये भी एक डिफरेंस देखने वाला है कि यार नहर के पानी से हम पानी की बचत कर सकते हैं, और जो सब सॉइल वाटर है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। ये मैंने एक चीज़ जो हम अपने तौर पे जो वहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि अभी जो फ्रूटिंग हो रही है, अभी क्रॉप जो है कॉटन की वो 2 महीने की हुई है मेरे फॉर्म पर, जो सीजनल क्रॉप है उसके अंदर बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। और पहले इस तरह नहीं था कि वो फ्रूटिंग जो थी वो टॉप पे लगती थी, अब वो नीचे से फ्रूटिंग हो रही है।
ये मे बी इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाइट फ्लाई एंड पिंक बॉल वॉर्म, उसकी वजह से है। अच्छा, और जो मैंने नोट किया है कि मैंने अपनी जो क्रॉप को, इन्होंने सब ने, साइंटिस्ट ने ये बताया कि 4 या 5 इंच के ऊपर आप कपास की सोइंग करें, ठीक है जी। अच्छा, वो जब किए तो पौधों के बीच में कुदरती मुकाबला होता है और वो कद ज़्यादा करते चले जाते हैं, ठीक है। इस दफ़ा मैंने 1-1 फुट के ऊपर लगाया है, वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी। अब वो जो कपास का पौधा है वो झाड़ीदार है, इन्होंने वो स्टिक्स बनाने की कोशिश की, वो हाइट में वो 7-7 फुट चले जाते थे। अब जो मैंने फांसे पे लगाया है तो अब वो जो झाड़ी नमा बन रहा है, फ्रूटिंग हो रही है। फिर इन्होंने हमें गाइड किया कि जी आपने स्प्रे थोड़ी सी लेट करनी है, एकदम आपने रिएक्ट नहीं करना। जबकि पेस्टिसाइड कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वो रोज कह रहे हैं कि जी आप फौरन ये कर दें, वो कर दें। लेकिन जब इतने 4-5 सालों के बाद हमें ये इतना नुकसान हुआ, तो रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचे कि स्प्रे को जितना भी आप डिले कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब इनकी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब हैं, हम उनके पास गए, उन्होंने मुझे बताया कि जी आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें और वो जो मैं क्या नाम है जी, कुर्तुमा को इस्तेमाल करें। अभी तक सिर्फ मैंने तंबाकू का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और इससे वो इफेक्ट जो है, जो कीड़ों का जो नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। तो हमने कहीं कहीं वो इस्तेमाल इनकी एडवाइस पे ही किया है। लेकिन अब जो गौर तलब चीज़ है वो ये देखने की है कि ऐसी क्या एनवायरमेंटल डिफरेंस आया जिसकी वजह से कि कपास के अंदर फिर वो रौनक आ रही है और जो पर एकड़ यील्ड है वो बेहतरीन होगी इन इलाकों में। हमें भी अल्लाह से ये भी दुआ है, हम तो इसीलिए लगाते थे कि यार आज नहीं दिया, इस साल नहीं दिया तो अल्लाह अगले साल देगा। तो 4 साल मुकाबला करने के बाद हमें बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ जो है हमारी मेहनत रंग ले आएगी। और दूसरी आखिर में मैं ये कहूँगा कि जितना भी पेस्टिसाइड से बचा जा सके उतना अच्छा है। अगर इस पे कंट्रोल कर लिया तो बड़ी बेहतरीन है। हमने यूरिया का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के किया, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा आप यूरिया दे देते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जा हो जाता है और उसके पत्ते भी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये सारे अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अभी बात की, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात वहीं से शुरू करेंगे दोबारा कि कितना यूज़फुल है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले कर्नल साहब ने पॉइंट उठाए कि कपास के हवाले से इस दफ़ा वो बहुत होपफुल हैं। लेकिन हम फिर वापस आते हैं मौजू की तरफ कि जी अगर मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो बरवक्त तशख़ीस है उसमें जो आपकी IT है वो एग्रीकल्चर में कितना फ़ायदेमंद हो सकती है। शहजाद साबिर साहब, आप अभी जो बहस हुई पिछले हमारे हिस्से में प्रोग्राम के, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? आप बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पहले तो मैं थोड़ा सा कर दूं कि कर्नल साहब जो कह रहे हैं कि बहावल नगर, चीचावनी और मेलसी का डिफरेंस जो है, वो बहावल नगर में तो डेफिनेटली हमारे पास एक प्योरली कॉटन जोन है बहावल नगर में, इसलिए वहाँ कॉटन चोलस्तान के साथ जो हमारा लाइड एरिया वहाँ कॉटन बेहतर हो रही है। मेलसी और चीचावनी में हमारी कॉटन जो अर्ली कॉटन हो रही है, जो टनल में लोग लगाते हैं या सब्जियों में लोग लगा देते हैं, तो उसकी पैदावार बेहतर इसलिए आ रही है कि वो एक गर्मी का पीरियड शुरू होने से पहले वहाँ एक अच्छा फ्रूट सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बेहतर पैदावार आती है। उसका पीरियड एक डिफाइंड हो गया है कि वहाँ बोल फॉर्मेशन और बोल ओपनिंग जो है वो गर्मी जून जुलाई से पहले वो चीज़ें सेटल हो चुकी होती हैं। इसलिए अब मैं आता हूँ टेक्नोलॉजी की तरफ। जैसे मैडम आयशा ने बताया कि वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, स्मार्ट ट्रैप्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। और कर्नल साहब ने भी ट्रैप्स की बात की और ट्रैप्स डेफिनेटली स्मार्ट ट्रैप्स की बात की, तो ट्रैप्स की बात की। तो ट्रैप्स ऑलरेडी चूँकि फील्ड में हमारा किसान लगा रहा है, उसकी अवेयरनेस भी है और वो ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बल्कि कंट्रोल के लिए भी लगा रहा है। अब कर्नल साहब ने जो ट्रैप्स लगाए हैं वो पिंक बोलवर्म के लगाए हैं, और जो मैडम आयशा जिन ट्रैप्स के ऊपर काम कर रही हैं वो फ्रूट फ्लाई या जनरल फ्लायर्स जो हैं उनके ऊपर। अब ट्रैप एक डिब्बा है जिसमें हम एक फेरोमोन डाल देते हैं और वो इंसेक्ट जो है उस फेरोमोन के ऊपर अट्रैक्ट करके उस डिब्बे में आके ट्रैप होके उसमें फंस जाता है, पता लग जाता है कि आपको कौन सा है। अब जो यूनिवर्सिटी ये काम कर रही है वो ये कर रही है कि रियल टाइम डाटा हमें देगी कि वो ट्रैप
ट्रैप में जो फ्लायर्स या इंसेक्ट्स या मौत आ रहे हैं वो किस टाइम पे आ रहे हैं, किस नेचर के आ रहे हैं, और उसमें हमें मुकम्मल डाटा मिल जाएगा और हम उसी टाइम के ऊपर वो स्ट्रेटजी डेवलप कर सकेंगे कि हमने कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे करना है। जैसे हम इस दफ़ा हम आईपीएम पे जा रहे हैं और आईपीएम का हमारा कॉटन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, तो ये ट्रैप जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे स्मार्ट ट्रैप, तो हम आईपीएम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में होंगे कि जो ही हमारा इंसेक्ट जिस साइड के ऊपर हमारे पास ट्रैप में जब आ जाएगा तो इसका मतलब है अर्ली वार्निंग शुरू हो गई और हम उसी वक्त उस एरिया में वर्क करना शुरू कर देंगे। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये बेहतरीन एक टूल होगा कि हम बर वक्त कार्रवाई करके हम बजाय इसके कि हम स्प्रे के ऊपर जाएं, हम आईपीएम को अडॉप्ट करते हुए मैकेनिकली और अदर सोर्सेज जो हमारे हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारे, उनके ज़रिए हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई के बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसमें सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बाग के एक कॉर्नर में ट्रैप्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब ये है कि वहाँ शायद क्लीनिनेस का इशू है, या वहाँ कोई ऐसा एरिया डेवलप हो गया है जहाँ से मौत निकल के वहाँ उस ट्रैप में आ रहे हैं। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई जब कर लिया जाएगा, डायग्नोसिस बेहतर हो जाएंगी, तो उसके मैकेनिज्म बेहतर डेवलप हो जाएंगे उसको कंट्रोल करने के। सो आईसीटी जी ये बताता चलूँ जो ये डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, एक जगह पर ट्रैप लगे हैं, साथ वाले जो मुल्हिका नेबर्स हैं वो डंडे सोटे लेकर आ गए। उन्होंने कहा जनाब ये आपने ट्रैप यहाँ लगाए हैं और ये जो ट्रैप हैं ये तमाम इलाकों के वाइट फ्लाई और पिंक बॉल वॉर्म के परवाने जो हैं वो यहाँ पर खींच लेंगे। तो फिर वो जाके इन रिसर्चर्स ने जाके बताया कि भाई ये सिर्फ 25 फुट तक के जो इफेक्टिवनेस है उनको समझाया। तो यहाँ भी इतना बड़ा, अगर ये मेरी बात उन किसानों तक पहुँच जाए कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से ये मत करें कि जी एक कर रहा है तो दूसरे का नुकसान होगा। ये डंडे सोटे का काम नहीं है, अक्ल शूर का काम है और इससे फ़ायदा होगा। और जितनी जल्दी इनकी तरफ से ये स्मार्ट ट्रैप्स आ जाएंगे उससे हम और महफूज हो जाएंगे। देखिए पहला जो कस्टमर है वो तो अवेलेबल है, जो ट्रैप्स पे है वो कहता है मैं स्मार्ट ट्रैप से फ़ौरन आ जाऊँगा, लेकिन आप ओके करें हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब आपको ये मैसेज है कि इंतज़ार में हैं हमारा किसान, हमारा ग्रोअर। अगर ओवरऑल इसके अलावा भी आप क्या समझती हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फसलों की मॉनिटरिंग में और प्लांट प्रोडक्शन में, फिर ड्रोन का इस्तेमाल हमारे अभी शायद एग्रीकल्चर में उस तरीके से शुरू नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसका भी फ्यूचर है या ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में ही फिजिबल है? जी थैंक यू। पहले तो मैं थोड़ा सा पिछली वाली बात को कंटिन्यू कर दूं कि एक तो जो बात हुई है ना कि लाइक स्मार्ट ट्रैप्स में हमने एक और जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि लेट्स से अगर कोई दो फार्म्स बिल्कुल करीब करीब हैं और एक फार्म पे ट्रैप लगे हुए दूसरे पे नहीं लगे हुए, ठीक है, तो द अंडरलाइंग स्ट्रेटजी के हमने तमाम फार्मर्स को उस अपने जो हमारी स्मार्ट एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर रजिस्टर वो होंगे और जितने भी नियर बाय फार्म्स हैं उनको भी अलर्ट जाएगा कि आपके करीब वाले फार्म पे फ्रूट फ्लाइज का अटैक हुआ है या बॉल वर्म का अटैक है, तो आप भी कोई जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो अपनी उस पर अडॉप्ट कर लें। जी एग्जैक्टली, तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा जो आपने बात की ड्रोन की, तो ड्रोन्स इसलिए इतना ज़्यादा भी हमारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं हुए या इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली और कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अब इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन और ज़्यादातर अब सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजरी जो है लाइक रिमोट सेंसिंग, उसके सैटेलाइट से जो डाटा आता है हमारे फील्ड्स का वो उसके ऊपर भी अब काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और हमारी यूनिवर्सिटी में रिमोट सेंसिंग पे भी हम लोग इस काम कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करें। एक तो है कि जो जिस तरह हम अपनी फसलों को जब हार्वेस्टिंग के बाद जो बचा कुचा होता है उसको जला देते हैं, सो उसके बाद जो स्मॉग की एक सिचुएशन पैदा होती है, तो हम सैटेलाइट के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलाके में स्मॉग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी स्ट्रेटजी फिर बनाते हैं कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा भी वेजिटेशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है और कहाँ पे जैसे अभी कुछ एरियाज हम सैटेलाइट का एग्रीकल्चर में भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है या अभी बहुत कम है? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरे हिसाब से तो अभी स्टार्ट हुआ है ये काम सैटेलाइट का जी, और एग्रीकल्चर
अगर एक सजेशन है, अब ये रोही चैनल है आपका सर, ये बहुत देखा जाता है सर, अगर ज़रात वाले ये डायरेक्टर साहब हैं, ये मैडम हैं, अगर ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपके चैनल को देते रहें और आप उसको टिकर के तौर पर चलाते रहें, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा किसानों की मदद कर सकते हैं। स्टार्ट है, मैं कह रहा हूँ, मे बी घंटे में अगर ये 1 या 2 दफ़ा आप चला दें, इनकी जो भी एडवाइस उस दिन के मुताबिक हो, या टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो, और उसके अंदर एरिया भी स्पेसिफाई कर दें कि भाई भावलपुर से लेकर खानेवाल तक, या भावलपुर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक, या मुजफ्फरगढ़ से लेकर मेलसी तक हालात इस एरिया में, कॉटन ग्रोइंग एरिया में ये रहेंगे, तो उससे बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है आपके चैनल को भी वो तकवीत मिलेगी, और लेकिन ये उस वक्त आगाही भी हो जाएगी। जो उस वक्त होगा, आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कि जब आपका लोकल वेदर स्टेशन ऑन उसके बेस होगी और वो इफेक्टिव होगा। अभी तो ऐसा नहीं है। आपके घर कब तक लोकल वेदर स्टेशन हमारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है वेदर स्टेशन है जो कि रेनफॉल डाटा, एयर डायरेक्शन, टेम्परेचर और एयर ह्यूमिडिटी को ले रहा है, मेजर कर रहा है, और उसको रियल टाइम में वो कर रहे हैं। रियल तो टाइम उसको आप शेयर कैसे कर रहे हैं? उसको अभी फ़िलहाल हमने अपना एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सही। हमारी रिक्वेस्ट आम आदमी भी ले सकता है या सिर्फ आपके जो रिसर्चर्स हैं, कोई भी ले सकता है, वो ले सकते हैं? कोई भी ले सकता है। इसमें फोरकास्टिंग है? फोरकास्टिंग है? उसमें फोरकास्टिंग अभी फ़िलहाल नहीं है। फोरकास्टिंग का मैकेनिज्म उसके लिए नहीं है, चाहिए वो तो मतलब कम से कम 20 या 25 साल का डाटा। तो वो अब क्योंकि हमारा ये स्मार्ट जो वेदर स्टेशन है वो तकरीबन 6-7 साल से तो लगा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा डाटा आता जाता है उसके हिसाब से फिर हम मॉडलिंग करके और फोरकास्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात आपने की, जो लोकलाइज्ड वेदर स्टेशन की जो मैंने पहले बात की थी, वो वेदर स्टेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि वो हमारे एग्जैक्ट फील्ड पे बताएगा कि आपके इस एग्जैक्ट फील्ड पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लाइक जो हमारी फील्ड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो कितने हैं, और साथ में जो वेदर स्टेशन है वहाँ से हम अपनी वेदर का डाटा लेके और फार्मर्स तक पहुँचाएंगे। सही। तो आप समझते हैं कि आपसे जो लोकल फार्मर्स का थ्रस्ट जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो इस वक्त उनको ज़रूरी यूनिवर्सिटी में उनसे क्योंकि रिलेटेड है और वो इंटरेस्ट भी रखते हैं, वो कांटेक्ट में हैं, बहुत क्यूरियस हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये आप उनकी डिमांड को समझ रही हैं, यूनिवर्सिटी उनकी डिमांड को समझ रही है? बिकॉज हमारे आप यहाँ के इस इलाके के तमाम फार्मर्स जानते हैं कि डॉक्टर आसिफ क्या काम कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में हर वक्त ही फार्मर्स का आना जाना लगा रहता है। लाइक देयर इज़ नो कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। मैं खुद लोकल फार्मर्स के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट हूँ, और उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो हम सुनते हैं और उसके मुताबिक अपने मॉडल्स को उसी तरह से हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक। कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी, आम काश्तकार जो है वो जो तशख़ीस में लोकल जो रवायत है, अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो उसका तजर्बा है, उससे फ़ायदा उठाता है, या आप कहते हैं कि नहीं, आने वाले दिनों में जो गैजेट्स होंगे, ये चीज़ें होंगी, वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं? सर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस मुझे आते हैं कि जी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, कि जी वो ये चीज़ अप्लाई करें, ये चीज़ें फ़लाने से रब्ता करें। ये चीज़ छोटे किसान, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करते हैं, बड़ा किसान मैटर नहीं करता फूड सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि मैं 50 एकड़ लगा रहा हूँ, मेरे गिरदो नवा में 3000 एकड़ है, और जिसके पास होल्डिंग जो है वो 3 से 4 एकड़ ही किसान है, उसको टारगेट करें, उसको मैसेज मोबाइल पे दें, उसके पास मोबाइल है। अगर ये चीज़ वहाँ चली जाए, चलो जी मैं तो एक थोड़ा सा बड़ा जिम्मेदार हूँ, मेरा नंबर वहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, अब मुझे नहीं मालूम कि छोटे किसानों को, क्योंकि क्यों नहीं मोबाइल उनके पास है, उसके ऊपर भी एक रिकॉर्डेड मैसेज जाए, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। मोबाइल ने तो पूरी हमारी सोशल सोसाइटी चेंज करके रख दी है। अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव आप क्या बता सकते हैं कि कितने लोगों को आपने, फार्मर को, ये आपके मैसेज, ऑडियो मैसेज चले जाते हैं? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे पास चूँकि डेटाबेस एक ऑलरेडी डेवलप हुई है, और उसमें हमारे पास कॉटन का एरिया, राइस का एरिया, मैंगो के ग्रोअर, जैसे जैसे हमारे पास क्रॉप्स आती हैं, उस क्रॉप्स के हवाले से साथ साथ हम उन्हीं फार्मर्स को मैसेज कर रहे होते हैं कंट्रोल रूम से, और उस सिर्फ मैसेज नहीं हो रही, वहाँ से वॉइस मैसेज भी आ रहे होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी
वेदर की फोरकास्ट अगर लोकलाइज है वो भी आ रही होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ मराहल के फसल के मुख्तलिफ मराहल के ऊपर और उसकी नौइयत के मुताबिक जो मैसेजेस हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास पूरे पंजाब में जितने हमारे पास किसान रजिस्टर्ड हैं, मैं फिर कहूँगा कि जितने हमारे पास किसान रजिस्टर्ड हैं उनके हमारे पास मोबाइल नंबर, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उन्हीं के मोबाइल नंबर्स के ऊपर ये टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस वो जनरेट हो रहे होते हैं है पंजाब में जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं। उन सबको ही चला जाता है? नहीं, क्रॉप वाइज, स्टेज वाइज, मतलब कॉटन का ग्रोअर है तो कॉटन का मैसेज आएगा, अगर राइस के एरिया का ग्रोअर है तो उसको राइस जा रहा होता है कोई ना जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया शेरा साहब। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारा मल्टी क्रॉपिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इफ़ेक्ट करता है तमाम क्रॉप्स को आपस में। अगर रिसर्चर इसको चैलेंज लें, हम मल्टी क्रॉपिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कपास लगाई हुई है तो उसका चावल पे क्या असर है, और चावल लगाया है तो कपास पे गंदम पे क्या असर है। इस तरह के बीज को या इस तरह के सीड को या टेक्नोलॉजी को इस तरह अप्लाई करें कि मल्टी क्रॉपिंग के अंदर भी हर बीज जो है अपने अंदर ताकत और कुव्वत रखता हो अपनी पूरी हील्ड देने के लिए। जिसका सवाल जवाब आप ही एक जुमले में दे सकती हैं कि आप क्या हेल्प कर सकती हैं? इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो हमारा सीड साइंस डिपार्टमेंट है पूरा, और वो सीड्स की हाइब्रिड सीड का, जैसे वीसी साहब अक्सर जिक्र करते हैं वीट के ऊपर जो हमने हाइब्रिड सीड बनाया है, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और वो आगे जाके जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो काफ़ी हद तक हल कर सकता है। बाकी ओवरऑल भी जो सीड के ऊपर है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हमारा डिपार्टमेंट, दे आर ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन जीनोमिक्स ऑफ सीड्स एंड ऑल दैट। तो रिसर्च इज़ देयर, वी जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल बिट मोर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा हकीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद साबिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कर्नल राड बाकिर हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और बात सिर्फ यही है कि अगर ज़राअत में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फ़रोग़ चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी का जो IT डिपार्टमेंट है और कंप्यूटर साइंस है, उसके काम, रिसर्चर्स के काम जारी हैं, उनके नताइज यकीनन मिलना शुरू हो जाएंगे। उसका फ़ायदा यहाँ के ग्रोअर को होगा और यहाँ की ज़राअत में बेहतर पैदावार के असूल का जो ख्वाब है वो भी मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।